प्रिय दोस्तों, सभी को नमस्ते। आपका धैर्य के लिए धन्यवाद। हमारे पास कुछ छोटे तकनीकी मुद्दे थे। हम फिर से एरोनोवा कंपनी के कार्यालय में हैं। इस बार हमारे साथ अंततः एरोनोवा कंपनी के तकनीकी निदेशक फ्योडर कॉन्स्टेंटिनोव मौजूद हैं। नमस्ते, फेड। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। नमस्ते। पिछले वेबिनार में फ्योडर और उनकी टीम ने एक उल्लेखनीय रूप से वैज्ञानिक तकनीकी सम्मेलन में महत्वपूर्ण प्रस्तुति दी थी, जो झुकोवस्की को समर्पित थी। क्या आप कृपया संक्षेप में बता सकते हैं कि वहाँ किस उद्देश्य से उपस्थित थे, भाग लिया और क्या दिलचस्प था? हाँ, यह एक वैज्ञानिक तकनीकी पाठ था जो महान रूसी वैज्ञानिक वैमानिक की स्मृति को समर्पित था। और इस वर्ष वहाँ एक वायुयान सत्र जैसे कि विशेष रूप से जोड़ा गया था। वायुयान सत्र का प्रतिनिधित्व विज्ञान, विमानन और वायुयान अकादमी द्वारा किया गया था और इस अकादमी के सदस्य वहाँ अपने प्रस्तुतिकरण के साथ उपस्थित थे। वहाँ दो पूरे सत्र भी थे, एक ऐतिहासिक जो वायुयान को समर्पित थी और दूसरी वैज्ञानिक तकनीकी। हम एरोनोवा कंपनी के रूप में वहाँ थे और व्यक्तिगत रूप से बोरिस अनिच, दिमित्री सर्गेयेविच, वादिम वासिलेविच, वे इस अकादमी के सदस्य के रूप में थे। हाँ, चूंकि वहाँ 3 फायदे थे इसलिए पूरी कंपनी को समग्र रूप में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया। हाँ, और मैंने वहाँ प्रदर्शन किया। ये पाठ सामान्यतः विमानन से संबंधित होते हैं। हमारे देश में कुल मिलाकर क्या हो रहा है, इंजीनियर, विमान इंजीनियर और ड्रोन पायलट सभी ने वहाँ प्रदर्शन किया। इसे विमानन को समर्पित कहा जा सकता है। हाँ, विमानन और उससे संबंधित सभी चीज़ें, विमानन उद्योग, विज्ञान भी जो विमानन के दृष्टिकोण से है, विमानन के क्षेत्र में उपयोगी बातों में से वहाँ एक संयुक्त इंजन निर्माण कंपनी के एक उपाध्यक्ष का व्याख्यान था जिसमें उन्होंने हमारे घरेलू विमानों MS-21 और सुपरजेट के लिए इंजनों के बारे में बताया। वे अभी परीक्षण कर रहे हैं। सुनने में बहुत दिलचस्प था। हाँ, ये एक बड़ी मानो निगम है। एडिटिव तकनीकों के बारे में भी विस्तार से बताया गया। मुझे याद नहीं है कि इसे क्या कहते हैं। एक संघ है जो एडिटिव तकनीकों के चारों ओर बन रही पूरी नियामक तकनीकी कानूनी आधार को एकजुट करता है, जैसे कि विभिन्न प्रकार की तकनीकों और ये देखना वास्तव में बहुत मज़ेदार था। वास्तव में यह एक साथ ही मज़ेदार और दुखद था कि इन पाठों में बहुत से उम्रदराज लोग मौजूद थे और वे बस एडिटिव शब्द से चिपक गए थे, क्योंकि सोवियत संघ में यह शब्द एक चीज़ का मतलब था और अब क्योंकि यह अंग्रेज़ी भाषा से हमारे पास वापस आया है, इसे आधुनिकता में केवल 3D प्रिंटिंग के लिए ही उपयोग किया जाता है। और वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। जैसे कि एडिटिव शब्द को समझाइए, एक तरफ यह प्यारा लगता है, दूसरी तरफ यह दुखद है। कुल मिलाकर आप वहाँ कैसे पहुँचे? क्या आपको इस तरह की सभा के बारे में थोड़ी और जानकारी प्राप्त हुई? नहीं, वास्तव में यह बहुत पहले से ही सभी के लिए ज्ञात था। इस विशेष मामले में विमानन और वायु प्रवाह विज्ञान की प्रतिष्ठित अकादमी आयोजक के रूप में है। मुझे पता है, कंपनी एरोनोवा इस कार्यक्रम में प्रायोजक शामिल हुई। हाँ, वहाँ कई प्रायोजक थे। हम उनमें से एक थे। जैसा कि मैंने समझा, आयोजन के लिए बहुत ही छोटे योगदान थे। ये आयोजन हमारे लिए एक महत्वपूर्ण अवसर था। हमने इसे सफल बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिश की, इस पूरी प्रक्रिया के लिए, लेकिन हमें बैनर लगाने की अनुमति दी गई। यह पहले से ही थोड़ा अच्छा है। इन क्षेत्रों में साइबेरिया के बारे में कुछ जागरूकता व्यक्त करते हैं। हाँ, वैसे आप सभी ने उन फलों को देखा होगा, वे समाचार जो इन वैज्ञानिक तकनीकी पाठों के तुरंत बाद जारी होने लगे। वहाँ टैस, हाँ, कुछ ऐसा लिखा कि चुइकोव बाहर आए, कुछ बताया डिरिजेबल्स के बारे में, यहाँ तक कि रिबाकोव। हाँ, मैं कहना चाहता था कि मैंने रिबाकोव को देखा, डिरिजेबल पर चर्चा की। वह इस खबर के बारे में है। ये एक व्युत्पन्न है और हमने अपने रिपोर्टों के साथ हलचल पैदा की। यह पहले दिन था। दूसरी छमाही में अलग अलग सत्र शुरू हुए, जब सभी विमानन विशेषज्ञ अपने अपने सत्रों में चले गए और उनके वायु प्लावन को विभाजित किया। एविएशन और एरोनॉटिक्स अकादमी के नेतृत्व में एक निदेशक हॉल में एकत्रित हुए।
वहाँ कई रिपोर्टें थीं और वे सभी बहुत तकनीकी प्रकृति की थीं। वहाँ यूरी विक्टोरोविच शेरबाकोव से, जो मॉस्को एविएशन इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञ हैं, वह हमारे स्ट्रेटोस्फेरिक कार्यक्रमों में बहुत सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और साथ ही कैसे कहें अतिरिक्त समय में एरोनॉटिक्स विभाग का नेतृत्व करते हैं मॉस्को एविएशन इंस्टीट्यूट में, और वहाँ उनके छात्र प्रस्तुतियाँ दे रहे थे। उन्होंने कई रिपोर्ट्स प्रस्तुत की, मुख्य रूप से सैद्धांतिक भौतिक गणितीय गणनाएं जो एयरशिप्स से संबंधित थीं। उनमें से एक ने बताया बिना लैंडिंग के लोडिंग के बारे में, वे इसे कैसे आयोजित करेंगे, बिना लैंडिंग के पार्किंग के बारे में, कुल मिलाकर इसे कैसे व्यवस्थित किया जाना चाहिए। वहाँ लड़कियाँ भी थीं जिन्होंने प्रस्तुतियाँ दीं। कुल मिलाकर यूरी शेरबाकोव, उन्हें सम्मान। युवा आगे बढ़ रही। हाँ, युवा पीढ़ी आगे बढ़ रही है। उनके पास यह दृष्टिकोण है कि एयरशिप विषय वस्तु कैसे व्यवस्थित होनी चाहिए। कुल मिलाकर उन्होंने अंत में इस सब का सारांश प्रस्तुत किया और इस तरह से उन्होंने सभी रिपोर्टों को एकत्र किया और कहा, यह मेरी अवधारणा है। कुल मिलाकर ऐसे कार्यक्रमों और उनमें भागीदारी के माध्यम से हम मौखिक प्रचार शुरू कर रहे हैं। हाँ, और DKBA भी वहाँ था और कुछ अन्य व्यक्ति भी, लेकिन आयरा नोवोगो ने प्रस्तुति दी। वहाँ सबसे प्रभावशाली रिपोर्टें थीं। यह सिद्धांत नहीं बल्कि व्यावहारिकता के बारे में थीं। वादिम वासिलिविच ने नोवा 2 के बारे में बताया कि इसके निर्माण में कैसी प्रगति हो रही है, ये किस चरण में है, और नोवा 01 के बारे में भी थोड़ा बताया। खैर, नोवा 01 को हमारी कंपनी में वास्तव में नहीं गिना जाता है, जैसे कि हम फिर से 2 शुरू कर रहे हैं। उन्होंने इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताया, जिसमें उन्होंने इसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। फिर दिमित्री सेर्गेविच खमेल ने भी सैद्धांतिक पहलुओं के बारे में बताया, जिसमें उन्होंने उनके महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने इसे वास्तविक गणनाओं, वास्तविक परीक्षणों, वास्तविक ग्राफों और हाइब्रिड एयरशिप्स के कार्यान्वयन के लिए स्पष्ट योजनाओं के साथ समर्थन किया, उठान शक्ति गतिशीलता एरोस्टैटिक्स के निर्माण के संदर्भ में। और ये ज़रूरी नहीं कि स्ट्रेटोस्फेरिक हो। फिर मैं आया और स्ट्रेटोस्फीयर में हमारी सफलताओं के बारे में बताया जो हमने किया। MZTU बाउमाना यूरी शेरबाकोव सिद्धांत के लिए जिम्मेदार हैं, बाउमंका व्यावहारिकता के लिए, हम दिशा के लिए कह सकते हैं मिलकर बनाया, निर्माण की तकनीकी प्रक्रिया को अपनाया। मैंने इसके सब कुछ बताया। हमारे उस प्रक्षेपण के बारे में जो मॉस्को से याकूतिया उत्तरी ध्रुव के माध्यम से ग्रीनलैंड के पास उतरा। ऐसा लगता है वायु प्लावकों का समुदाय जीवंत हो गया है, क्योंकि कुछ वास्तविक अभ्यास शुरू हुआ। असामान्य सिद्धांत। हाँ, जैसे पहले अभ्यास होता था और वैसे दूसरे दिन वहाँ रिपोर्ट सत्र थे। पहले दिन मुझे याद नहीं है क्या, वहाँ लगभग 8 रिपोर्टें थीं या 7, और दूसरे दिन भी लगभग 6 या शायद 7। कुल मिलाकर दूसरे दिन कुल्लिकोव ने भाषण दिया। वह उस समय संचालन कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे जो AU-30 थी, विशेष रूप से संचालन कंपनी संचालित करती थी। हाँ, उनकी रिपोर्ट सीधे हमारे लिए समर्पित थी। जैसे दोस्तों देखो, कुल मिलाकर हमने संचालन के दौरान कितना कुछ हासिल किया, किस पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि एयरशिप का डिज़ाइन वास्तव में 1/3 लागत है और उसका उत्पादन 2/3 है लागत, और उसकी ज़मीनी संचालन और संचालन के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण हमारे लिए, उन्होंने कहा, वास्तव में लागत का 1/3 निकला, श्रम और वित्तीय दोनों रूप में। यानी उन्होंने कहा ऐसा नहीं कर सकते। खैर, कुल मिलाकर बताया। कमज़ोर पक्षों को उजागर किया या इसके विपरीत मजबूत, है ना? हाँ, कुल मिलाकर हाँ। अनुभव वास्तव में बताया। हाँ, क्योंकि कुछ अभ्यास फिर भी हाँ क्षितिज पर है, उभर रहा है। हाँ, इससे कई लोग प्रेरित हुए और वहीं से खबरें आने लगीं। बहुत अच्छा। कुछ दिलचस्प नए परिचय हुए या कुल मिलाकर सभी लोग जो वहाँ थे पहले से ही किसी न किसी रूप में परिचित थे और मिल चुके थे हमारे साथ। वैसे दूसरे दिन ऐसा अत्यंत दिलचस्प हुआ जैसे कि हमारी वायु प्लावक सत्र जो नागरिक संस्थान में हो रही थी, एविएशन यहाँ मॉस्को में, वैसे हमारे कार्यालय से ज़्यादा दूर नहीं, दूसरे दिन इसे एक और सत्र के साथ मिला दिया गया। वहाँ कुल मिलाकर ड्रोन,
ड्रोन विशेषज्ञ थे और बोरिस अनातोलिएविच इस घटना को सहन नहीं कर सके। मैंने एयरशिप विशेषज्ञ से बात की, क्योंकि हमारा कार्यालय पास में है। हॉल बड़ा था, यहाँ आधा सुनाई नहीं देता था। चलिए, कुल मिलाकर 15 मिनट के भीतर हम सब टैक्सी में कूद गए, यहाँ कार्यालय में आ गए और सत्र यहाँ जारी रहा। हाँ, वहाँ वास्तव में बहुत से अत्यधिक दिलचस्प और प्रसिद्ध लोग थे और अर्थशास्त्र, लॉजिस्टिक्स, वायु क्षेत्र में डॉक्टरेट धारक भी थे। विशेष रूप से परिवहन प्रणालियों के बारे में, हमारे दूरस्थ क्षेत्रों की कनेक्टिविटी और अन्य चीज़ों पर। पहले दिन ने बहुत रुचि जगाई, जैसे हमने प्रस्तुति दी, और दूसरे दिन जब हम फिर से अपने कार्यालय में आए तो कुल मिलाकर सभी उत्साहित हो गए। अपनी आंखों से देखा, कई लोग यहाँ अपने पुराने परिचितों से मिले, जैसे कि पुराने दोस्तों से। मुझे एक विमानन अधिकारी ने प्रभावित किया जो पहले ही व्यवहार से कानून निर्माण की ओर बढ़ चुका था। वह पहले रूसी एयरशिप के पहले पायलट थे, जो अलेक्जेंडर निकोलाएविच किरिलिन के एरोस्टैटिक 01 पर थे। वह हमारे साथ आए थे, यहाँ कार्यालय में आए, और यहाँ थोड़ी हलचल थी, संगठन का काम चल रहा था। मैं यहाँ सभी को दौड़ाता, बैठाता, कुछ दिखाता, बताता और देखता हूँ। वह पहले से ही बैठा है सिम्युलेटर पर। मुझे तो झुरझुरी हो रही है। सिम्युलेटर पर बैठा है, कुल मिलाकर उड़ रहा है, हाँ, और कहता है यहाँ संवेदनशीलता कम करनी होगी, यहाँ वहाँ ये वह। मैं ऐसा था, जरा सोचो, पहला पायलट हमारे यहाँ बैठा है, खुद दौड़कर आया है, एक अच्छा संकेत है। कहा, प्रिय सभी दोस्तों, दिन हो या रात, मैं कॉल पर हूँ, चलो एरोनोवा बनाते हैं। रूस में एक एयरशिप कंपनी, विमानन केंद्र, हाँ। कुल मिलाकर वह भी पूरी तरह से प्रभावित हुआ। बहुत सारे दिलचस्प लोग थे, जो बहुत उपयोगी था, और यहाँ सभी को लाने की बोरिस अनातोलिएविच की पहल वास्तव में एक शानदार कदम था। कुल मिलाकर यह शानदार था। इसने अधिक एकजुट किया और ये दिखाया कि इस दिशा में काम हो रहा है और हम सक्रिय रूप से आगे बढ़ रहे हैं। ये केक पर चेरी की तरह था। रिपोर्टों से स्पष्ट था कि सब कुछ सही दिशा में जा रहा है, तो सभी के सभी सवाल पूरी तरह से समाप्त हो गए। और कुल मिलाकर मीडिया कवरेज के लिए, क्योंकि समुदाय वास्तव में काफ़ी संकीर्ण है और ये स्पष्ट है कि इंटरनेट पर सूचनात्मक शोर काफ़ी सक्रिय रूप से बढ़ गया है। इस पर चर्चा की जा सकती है, इसके लिए कौन जिम्मेदार था, कारण क्या था, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ भी हमारी काफ़ी बड़ी भूमिका है। आज पत्रकार शोर के मूल स्रोत की तलाश कर रहे हैं, और आज उन्होंने विस्तार से फ़ोन किया। हाँ, वैसे ये नहीं बताना कि कहाँ से खोज रहे थे। हाँ, एक एयरशिप जिसके सामने कोई रिपोर्ट तैयार की जा सके, और अंततः उन्होंने हमें ढूंढ लिया। लेकिन हम सोच रहे हैं, ये ठीक है। हाँ ठीक है फेड, चलो सबसे दिलचस्प बात पर आते हैं। सभी हमारे पहले एयरशिप नोवा 01 के लॉन्च का इंतज़ार कर रहे हैं। चलो इस विषय पर थोड़ा बात करते हैं कि हमारे पहले ज़मीनी परीक्षण कैसे हुए। देखो, तुम उन्हें ज़मीनी परीक्षण कहते हो, और शायद मैंने कभी कहा था कि ये ज़मीनी परीक्षण है। वास्तव में जो हमने देखा, आवरण का गैस भरना, ढांचे की फिटिंग और अन्य चीज़ें, ये स्वीकृति प्रसारण परीक्षण थे। मतलब हमें आवरण बनाया गया, बेकिशेव द्वारा बनाया गया, जो छोटे वितरण प्रणालियों के साथ भी काम करता है और अब भी करता है। और कुल मिलाकर हमने उसे चुना, उसके पास अनुभव था, अपनी सामग्री थी, सभी चीज़ें उसके पक्ष में थीं और हमें स्वीकार करना था। हमने इसे स्वाभाविक रूप से विकसित किया। ये सभी डिज़ाइन हमारे थे, कटिंग हमारे थे, सब कुछ उसने ही बनाया। और इसे लेने के लिए हमें इसे गैस से भरना था। एक बार इसकी सीलिंग की जांच करनी थी, इसकी मजबूती की जांच करनी थी। हाँ, वहाँ कुछ दिनों के लिए एक कार्यक्रम और विधि थी, और इसके अलावा आकार, फ्रेम्स, ताकि गोंडोला का ढांचा लटकाया जा सके, क्या वे सही दूरी पर हैं, क्या यह सब सही है। हमने सब कुछ शर्त के अनुसार लटका दिया, सब कुछ मेल खाता है, मजबूती, सीलिंग सही है, सब कुछ जगह पर है। और स्वीकृति परीक्षण पूरे हो गए और हमने इसके साथ अंतिम स्वीकृति हस्तांतरण अधिनियम पर हस्ताक्षर किए, यानी ये परीक्षण थे। स्वीकृति परीक्षण हुए, साथ ही हम इकट्ठा हुए। उस समय नियंत्रण प्रणाली के लिए
मेरी भोली उम्मीदें थीं कि हम ये सब काम वहाँ कर लेंगे, लेकिन नहीं कर पाए। फिर से केवल यांत्रिक फिटिंग हुई थी, कोई वास्तविक कनेक्शन, स्टीयरिंग, इंजन शुरू करने का काम नहीं हुआ। ये सब कई कारणों से नहीं हो पाया स्वाभाविक रूप से, और ये सब अब यहाँ हो रहा है। जैसे, हाँ, और यह अब भी हो रहा है। 5 सर्वो मोटरों में से एक ने किसी कारण से काम करना बंद कर दिया और कहा, मैं काम नहीं करने वाला हूँ। सर्वो मोटर आने में समय लेते हैं। हाँ। हम उन कारणों की ओर बढ़ रहे हैं जिनकी वजह से हम अब तक उड़ान नहीं भर रहे हैं। हाँ, वास्तव में कारण ये है कि दरअसल समय सीमा आगे बढ़ रही है। वास्तव में प्राथमिकता नंबर 1 नोवा 2 है, बिल्कुल स्वाभाविक रूप से, और पूरा मुख्य दल इस पर काम कर रहा है ताकि यह एयरशिप समय पर, गुणवत्ता के साथ और सही समय पर तैयार हो सके। और नोवा 01 केवल इसलिए वैकल्पिक बन गई क्योंकि प्रबंधन प्रणाली के लोगों ने कहा, चलो एक छोटा बनाते हैं। हम अपनी प्रणाली प्रबंधन को जल्दी से बना सकते हैं। हम थोड़ा भटक गए, बना लिया। हाँ, अब प्रबंधन प्रणाली थोड़ी देरी से तैयार हो रही है। हाँ, क्योंकि सभी नोवा 2 में व्यस्त हैं। नोवा 01 को थोड़ा कम ध्यान और कुछ यांत्रिक कार्य मिल रहे हैं। तुम खुद देख सकते हो, मैं कर रहा हूँ। हाँ, क्योंकि सभी बड़े एयरशिप्स में लगे हुए हैं और मुझे भी हाथों से काम करना पसंद है। ये यांत्रिक कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। यह एयरशिप्स की सुरक्षा और कार्यक्षमता सुनिश्चित करता है। कुल मिलाकर जूकोव्स्की ने हमें विचलित कर दिया। हमारे पास मशीनें आ गईं, जैसे कि खराद मिलिंग, 5 अक्ष मिलिंग और इरोजन मशीन, और उन्नत आधुनिक उपकरण भी, जैसे कि लेज़र कटिंग। यरूशलाम ने अपने उत्पादन के कारण हमें विचलित किया, क्योंकि हमने मशीनों को पहले एक जगह पर स्वीकार किया, उतारा, फिर उत्पादन स्थल पर ले गए। इसमें काफ़ी समय लग गया। फिर इन सब को स्थापित करना और इकट्ठा करना पड़ा। अब वर्तमान में कमीशनिंग चल रही है। आज एक को पहली बार चालू किया। फिर से संसाधन मशीनों पर भी केंद्रित हो गए। इसके अलावा हाँ, मैंने परीक्षण के लिए स्थान के चयन में भी थोड़ा समय लिया, और इस प्रकार कह सकते हैं समग्र रूप से समय सीमा को थोड़ा आगे बढ़ाया। हमारे पास एक हवाई अड्डा खरीदने का अवसर था। मैंने सोचा कि इसे कहीं और किसी के पास परीक्षण करने के बजाय, और शायद ऐसा हो सकता है कि हम जल्दी से अपना खुद का खरीद लें और उस पर तुरंत उड़ान शुरू कर दें, थोड़ा बहुत जल्द। कम से कम हमें नोवा 01 को वास्तव में उतारना या छोड़ना नहीं पड़ता अगर ये हमारा खुद का होता। हाँ, और सभी प्रकार की अनुमतियों, समय सारिणी, प्रवेश द्वारों, पासों और इन सब चीज़ों के साथ ये आसान होता। और कुल मिलाकर अपने पहले हवाई अड्डे पर पहली बार एयरशिप का उठना कुछ अधिक प्रतीकात्मक होता, स्वाभाविक रूप से। हाँ, लेकिन हवाई अड्डे की खरीदारी विफल हो गई। शायद, और सही भी है, जैसा कि कहा जाता है, हमारा हमसे दूर कहीं नहीं जाएगा। हम दूसरे हवाई अड्डे के साथ समझौता कर रहे हैं। परीक्षणों के लिए सहमति प्राप्त हो चुकी है। हमें पूरे 1 महीने के लिए आवश्यक हैंगर दिया जा रहा है। हम देख चुके हैं, आकार हमें उपयुक्त लगते हैं। वहाँ उड़ानों के लिए समझौते प्राप्त हो चुके हैं, जो कि कई महीनों की कठिन और जटिल बातचीत के बाद संभव हो पाए हैं। लेकिन बस समय सीमा दाईं ओर खिसक गई है, जो कि कई बाहरी कारकों के कारण हुआ है। अगर इसे संक्षेप में कहें तो हम विचलित हो गए, और मैंने जानबूझकर देरी की उम्मीद में कुछ अप्रत्याशित घटनाओं के कारण। हम यूं ही विचलित नहीं हुए, बल्कि उन समानांतर आवश्यक कार्यों ध्यान दे रहे थे जो कंपनी समानांतर रूप से चल रहे हैं। एक कार्य नोवा 2 है। हमने अधिकांश काम वापस अपने पास ले लिया है। गोंडोला के मामले में सब कुछ सही है। हमारा वहाँ गोंडोला के लिए ठेकेदारों के साथ एक समझौता था, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण था। यह कई चरणों वाला था, और अनुबंध के शरीर में पहले से ही यह शामिल था कि एक निश्चित चरण से हम सभी कार्यों को अपने ऊपर ले सकते हैं। और वह चरण आ गया, और हमने कार्यों को अपने ऊपर ले लिया। लेकिन हमने उन्हें अपनी अपेक्षा से थोड़ा पहले ही ले लिया। हम उनके 7 चरणों को पूरा करने की योजना बना रहे थे, लेकिन हमें ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ा, और भी थोड़ा बहुत प्रक्रियाओं के संगठन में लगना पड़ा। थोड़ा समय और प्रयास भी लगा। अतिरिक्त लोगों को नियुक्त करना पड़ा।
उन्हें काम की जानकारी देना पड़ा, मामले की जानकारी देना, उन्हें निकट भविष्य के लिए काम का मोर्चा देना पड़ा। सौभाग्य से सब कुछ ठीक हो गया, आवश्यक लोग मिल गए, काम पहले से ही सक्रिय रूप से लगभग चल रहे हैं, इसने भी समय खा लिया। खैर, कंपनी के ऑफिस में रहते हुए ये बजट के अनुकूलन के दृष्टिकोण से किया गया था, क्योंकि वहाँ एक काफ़ी बड़ी राशि मांगी गई थी और इस कार्यों की श्रृंखला को हम सिद्धांत रूप में बंद कर सकते हैं। तुम्हारे साथ जासूसी पर मत जाओ। ज़रा सोचिए, हमारे पास और क्या क्या चीज़ें हैं, परीक्षण कब कब होने वाले हैं, ज़रा बताओ। हमारे पास कौन से अंतिम चरण हैं, किस पर काम खत्म कर रहे हैं और वास्तव में कब हम चलेंगे। कृपया थोड़ा विस्तार से बताना ताकि हम समय पर ठीक से समझ सकें। वास्तव में सच कहूँ तो हम प्रबंधन प्रणाली को खुद एयरशिप के साथ बस ज्यामितीय रूप से माप रहे हैं। वास्तव में यह कि हमने इसे मेज़ पर इकट्ठा किया था और ये काम कर रही थी, ये अद्भुत है। लेकिन जैसे तारों की लंबाई, वहाँ खोल पर माउंटिंग, इन तारों की पैकिंग खुद खोल पर, मतलब ये कि ये इस तरह से कॉम्पैक्ट रूप से काम कर रही थी। और अब जब प्रणाली फैल गई है, कुछ बॉडीज़ को बदलना पड़ा, कुछ ब्रैकेट्स को बदलना पड़ा, ढेर सारे तारों को फिर से जोड़ना पड़ा, और इसके अलावा ये इच्छा कि इसे तुरंत ऑप्टिक्स पर किया जाए। मतलब ये कि ये हमारे पास मेज़ पर इलेक्ट्रिक सिग्नल्स पर काम कर रही थी, अब ये ऑप्टिकल सिग्नल्स पर बनाई गई है। कुल मिलाकर हम वर्तमान में अपने ऑफिस में संपूर्ण प्रबंधन प्रणाली की अंतिम असेंबली कर रहे हैं। हम एक हैंगर में बैठे हैं, एक बड़ा एयरशिप बना रहे, लेकिन चूंकि नोवा 01 छोटा है, इसलिए हम इसे सीधे अपनी मीटिंग रूम में बना रहे हैं। शायद तुम कुछ तस्वीरें पोस्ट कर रहे हो, वृत्त लिख रहा। कुछ सौंदर्य संबंधी प्रश्न भी उठते हैं। सलाहकार कहते हैं अच्छा नहीं लग रहा, इसे फिर से बनाना होगा। और कुल मिलाकर मुझे लगता है कि समय सीमा काफ़ी महत्वाकांक्षी थी और यह अपेक्षित था कि कहीं ना कहीं कुछ बारीकियां सामने आएंगी, कुछ संशोधन मुझे करने होंगे। इसलिए मैं अपने लिए ऐसा निष्कर्ष निकालना चाहता हूँ कि अब और कोई दांत नहीं, क्योंकि मैं इस योजना में एक माध्यम हूँ। हाँ, लेकिन जिम्मेदारी मैं जैसे सीधे तौर पर लेता हूँ और मानसिक रूप से। हम इसे और अधिक लचीले और विस्तृत तरीके से करने की योजना बना रहे हैं। मई में उड़ान भरने की तैयारी पूरी हो चुकी है और सब कुछ व्यवस्थित है, और तुमने थोड़ा सा छुआ कि हमें कुछ जगह हवाई अड्डा दिया गया है और यह एक महत्वपूर्ण कदम है। हम किरजाच में नहीं उड़ेंगे। खबरें, किरजाच में क्या हुआ, अल्लीलुया, जो हम टाल रहे थे, कहीं नहीं गए। हमें वास्तव में बचा लिया, ऐसा कह सकते हैं। किसी ने नहीं देखा। गूगल करें कि किरजाच में क्या हुआ, बहुत दुखद घटनाएं। हाँ, हम किरजाच में नहीं उड़ेंगे, लेकिन चूंकि सब अभी भी बातचीत में है, और जब हम इस हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे तो वहां से गेनिया एक वीडियो बनाएगा और हवाई अड्डे को दिखाएगा। हाँ, हमने यहाँ सहमति बनाई है। साथ ही, या कहें कि साथ साथ नहीं, आपने ये भी उल्लेख किया कि हमारे पास अब मशीनें हैं। शायद हम संक्षेप में बता सकते हैं कि वे कंपनी में किस प्रकार के कार्य करेंगे। वे मूल रूप से किस लिए खरीदी गई थीं, जिन्हें धातु के लिए, हाँ, बड़ा काम है, बहुत सारा बहुत सारा बहुत सारा। उसी गोंडोला में तुम्हें बहुत सारे यांत्रिक फिक्सिंग, ताले, ब्रैकेट, कोने और फ्रेम के तत्व थोड़ी मात्रा में मिलेंगे। इन सब की एक बड़ी सूची है। कुछ उत्पादन को, जो वहाँ सीरियल में कुछ बनाता है, एक दो टुकड़े बनाने के लिए विचलित करना वास्तव में नहीं चाहा गया था। कुल मिलाकर हमारे पास धातु पर काम काफ़ी अधिक होने की संभावना है। मैट्रिक्स बनाने के लिए एक बड़ा पोर्टल मिलिंग मशीन भी लगाया गया है। अभी मॉडलिंग का चरण चल रहा है। अभी रुसलान समानांतर में मशीनें भी स्थापित कर रहे हैं। कहें तो पहले से ही कमीशनिंग चल रही है, वे पहले से ही स्थापित हैं। समानांतर में नोवा 2 का मॉडल तैयार किया जा रहा है। यह मॉडल केवल एर्गोनोमिक है। हम वहां जाएंगे, बैठेंगे, पायलटों को बुलाएंगे, वे इस बात की पुष्टि करेंगे कि उसमें प्रवेश करना संभव है। दरवाजे सही तरफ हैं, उपकरण पैनल दिखाई दे रहा है और ये कुछ भी अवरुद्ध नहीं कर रहा है। उतरते समय यह सुविधाजनक होगा।
इस मॉडल को आयोग में प्रस्तुत किया जाएगा। वहाँ केवल पायलट ही नहीं होंगे, हम अपने योजनाओं को आयोग में रखेंगे। आयोग को ये कहना चाहिए, हाँ ये पास होता है, पायलटों के लिए ये सुविधाजनक है, उन्हें सब कुछ पसंद है, गोंडोला बनाइए। ये मॉडल भी शर्तिया, क्योंकि यह एक बड़ा पोर्टल है, काम करने में मदद करता है, क्योंकि मॉडल बड़े होते हैं और आगे चलकर मैट्रिक्स भी इसी उपकरण पर बनाए जाएंगे। पोर्टल पर मैट्रिक्स की फ्रेजिंग की जाती है, मैट्रिक्स के अनुसार उत्पाद बनाए जाते हैं, पैनल्स को बाहरी और आंतरिक दोनों तरह से सैलून के रूप में ढका जाता है। हमने वास्तव में एल्यूमीनियम ट्यूबों से सही शक्ति फ्रेम बनाने का निर्णय लिया, क्योंकि इसे गणना करना सबसे आसान और तेज है, ताकि उत्पादों को हवा में अनुमति दी जा सके। हमें इसकी संरचनात्मक शक्ति योजना प्रदान करनी होगी जो मानकों के अनुसार हो, साथ ही स्पष्ट और सटीक गणनाओं के साथ। यानी सब कुछ मानकों के अनुसार होना चाहिए, ताकि यह निश्चित अधिभार, सीधे, तिरछे और विभिन्न प्रकार के भार सह सके। और आपको गणना के माध्यम से साबित करना होगा कि यही संरचनात्मक शक्ति योजना है। और एल्यूमीनियम ट्यूबों की गणना सरल है, जबकि पूरी तरह से समग्र की गणना करना बहुत अधिक जटिल है, समय की आवश्यकता होती है। क्योंकि हमारा लक्ष्य एकमात्र आदर्श एयरशिप बनाना नहीं है, हमें बस बहुत तेज़ी से बड़े आकार तक विकसित होना है। यह स्पष्ट है कि हम सबसे सरल रास्ते चुनते हैं और उन पर चलते हैं, इसीलिए इसके साथ रास्ता ऐसा ही है। बहुत अच्छा। मशीनों के पास बहुत सारे कार्य होंगे, साथ ही वही शक्ति संयंत्र जो नोवा 8 में उपयोग किया जाएगा, वह वास्तव में लगभग अंतिम रूप से विकसित हो चुका है। उत्पादन के लिए तकनीकी दस्तावेज बनना शुरू हो गया है और इन मशीनों पर उनका प्रमुख रूप से मुख्य कार्य होगा, जो कि विस्तार से शक्ति संयंत्र का उत्पादन है। नोवा 01 के बारे में संक्षेप में कहें तो हम अभी प्रबंधन प्रणाली के साथ तकनीकी असेंबली का काम थोड़ा थोड़ा पूरा कर रहे हैं और मई में बिना सटीक तारीखों के हम सक्रिय रूप से उड़ान भरने की योजना बना रहे हैं। हमारे पास सटीक तारीखें हैं, लेकिन आपके लिए बिना सटीक तारीखों के। अगर ऐसा है तो पहले मई के त्योहारों पर हमारे लोग छुट्टी मनाते हैं और दूसरे मई के त्योहारों पर हम काम में लगे रहते हैं। जैसे यहाँ तक कि सभी लोग छुट्टी नहीं मनाते। हाँ, सभी लोग छुट्टी नहीं मनाते। समझ गया। मैं सुझाव देता हूँ कि हम धीरे धीरे सवालों की ओर थोड़ा थोड़ा बढ़ें। अगर हमारे पास कुछ सवाल हैं। मुख्य समाचार मुझे लगता है हमने कवर कर लिए हैं, इसलिए मुझे 1 मिनट दें, मैं देखता हूँ कि हमारे पास क्या है। और जब हवाई अड्डा बंद हो गया तो यह वास्तव में बहुत दुखद था, वास्तव में अत्यधिक दुखद, और सभी समझौते भी हो चुके थे। ठीक है, यहाँ एक सवाल है। आपको और सभी को नमस्कार। मैंने खबर सुनी है कि इस हफ्ते एक लॉन्च परीक्षण होगा। कौन सा उपकरण और कब लॉन्च के रूप में होगा? खैर, हमने इस सवाल का आंशिक रूप से जवाब पहले ही दे दिया है। उपकरण नोवा 01 होगा, जिसका आकार 130 घन मीटर है। हमारा पहला उपकरण जो परीक्षण किया जाएगा। तो चलिए सीधे दूसरे पर चलते हैं। क्या आपके पास संचालन लागत को कम करने के बारे में कोई विचार हैं? ये एक सवाल है। क्या कोई विचार हैं? हाँ। खैर, स्वाभाविक रूप से विचार हैं। हाँ, उच्च गुणवत्ता वाली उत्पाद बनाओ, इसे बिना चालक के बनाओ और संचालन लागत कम हो जाएगी। और समग्र रूप से यह पता लगाया जाएगा और निर्णय लिए जाएंगे। जैसे कि उदाहरण के लिए रखरखाव की अवधि बढ़ाकर वहाँ समाधान लागू करके। वही पावर प्लांट, ये समग्र रूप से अधिक संसाधन वाला है और इसी कारण इसे चुना गया था। बिना चालक के परिवहन प्रणालियाँ वे आधे में बचत करती हैं शायद, मुझे याद नहीं है, ये बोरिस से पूछना होगा। कुल मिलाकर एक आर्थिक गणना होती है जब परिवहन एयरशिप काम करता है, जो हजारों किलोमीटर तक बड़ी मात्रा में माल ले जाता है, जैसे वहाँ दर्जनों सैकड़ों टन तक।
और अगर वहाँ वास्तव में एक दल है तो इसका मतलब है कि कुछ लोग होते हैं जो शिफ्ट में काम करते हैं और सभी प्रारंभ में मानते हैं कि ये ऐसा ही है। और इसका मतलब है कि गोंडोला की संरचना वहाँ यात्रियों और समर्थन प्रणाली की उपस्थिति को दर्शाती है। इसमें वेतन, बीमा और बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे कि और अगर एयरशिप बिना पायलट के है तो ये अक्सर बहुत सस्ता होता है, जैसे कि स्पष्ट कारण से। हाँ। तो यहाँ मुझे कम से कम ये सवाल पूरी तरह से समझ में नहीं आता कि पायलट क्यों गतिशीलता को कम करने के पक्ष में है। संवेदनशीलता। कुल मिलाकर वहाँ सिम्युलेटर पर नियंत्रण उपकरण है और उसने कहा, अगर मैं इस लीवर को थोड़े से कोण पर घुमाता हूँ और एयरशिप बहुत ज़्यादा मुड़ता है तो संवेदनशीलता को ही कम करना चाहिए ताकि नियंत्रण भी विपरीत हो। मतलब शायद संवेदनशीलता थी। हाँ, उसने वहाँ वास्तव में बहुत सारी टिप्पणियाँ की। हाँ, बस वह पल काफ़ी भावनात्मक और गहराई से विचारशील था। तो निम्न कक्षीय समूह योजना को लागू करने के लिए क्या किया जा रहा है? वैसे बहुत कुछ किया जा रहा है। वहाँ से अच्छी खबरें आ रही हैं। इस दिशा में हमारे व्यापक रूप से प्रचारित लॉन्च के बाद हमने काम बिल्कुल भी नहीं रोका। अभी कई बल्कि बड़े पैमाने पर अगले लॉन्च की तैयारी चल रही है और इन लॉन्च के तहत उच्च दबाव के इन आवरणों का उत्पादन वास्तव में हो रहा है, जिन्हें बीडी कहा जाता है। ऐसा लगता है कि हमने उन्हें ऐसा ही नाम देने पर सहमति की है। उपयोगी भारों में सुधार किया जा रहा है। उपयोगी भार एक बार उपयोग होने वाले, कई बार उपयोग होने वाले और मॉड्यूलर बनाए जा रहे हैं। इसके साथ एक नया छोटा आवरण तैयार किया गया है। हाल ही में इस विशेष आवरण पर बहुत सारी विभिन्न चीज़ों का परीक्षण किया गया। उड़ान समाप्ति प्रणाली और प्रक्षेपण प्रणाली। वही गेंद को हैंगर से बाहर निकालना, यह वीडियो में एक कार्य है। शायद आपने देखा होगा या शायद जल्द ही देखेंगे। आखिरकार एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म आएगी, जल्दी या देर से। वोलोडिया ने नहीं सुना। हाँ, लोग इसे हाथों से बाहर ले गए। कई लोग, जैसे 100 साल पहले जब लोग जेपेलिन को रस्सियों से खींचते थे। इस दौरान एक ट्रेलर विकसित किया जा रहा था और हमने अपने उस प्रक्षेपण में ट्रेलर का परीक्षण नहीं किया ताकि प्रक्षेपण में अतिरिक्त चर न जोड़े जाएं, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन प्रक्षेपण के बाद एक छोटी सी खोल बनाई गई और इस ट्रेलर ने कई बार इस खोल को अलग किया, कई बार वापस लाया। कुल मिलाकर वहाँ कुछ अच्छा उपयोगी हिस्सा दर्ज किया जिसे फिर से बनाया जा सकता है। कुल मिलाकर वास्तव में बाउमनका में भी काफ़ी गंभीर बदलाव हुए। हमने इस बारे में बात की थी कि हमने उनके साथ काम करना शुरू किया तब स्ट्रेटोस्फेरिक सिस्टम्स के इंजीनियरिंग केंद्र का अस्तित्व नहीं था। अब वह मौजूद है और जब अरकादी हमारे स्टूडियो में थे तब वह केंद्र बस शुरू ही हो रहा था। हाल ही में हम बाउमनका में थे। वहाँ अब सब कुछ गंभीर हो गया है। वे नए स्थान पर चले गए हैं, पर्याप्त संख्या में लोगों को नियुक्त किया है, इसलिए अब हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर में विकास हो रहा है। ये 7 मील कदमों से आगे बढ़ेगा। यानी बाउमनका संस्थान ने देखा कि हमारी मदद से लड़के फैल करके ऐसे स्ट्रेटोस्फेरिक उपकरण लॉन्च कर रहे हैं और इसमें संभावनाएं देखी। हाँ, सब कुछ इसी तरह तैयार किया गया था। और एक पूरी विभाग के लिए अलग से खोला गया इंजीनियरिंग केंद्र। हाँ, ये एक प्रकार की अर्ध व्यावसायिक संरचना है। विभाग शैक्षिक है और यह अर्ध व्यावसायिक है। मूल रूप से व्यावसायिक, इसे ग्राहकों के पैसे से वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास करना चाहिए, जैसे कि विशेष रूप से उदाहरण के लिए। ठीक है, अच्छा तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आवरण में जोड़ों को कैसे सील किया जाता है? किस विधि से चिपकाया जाता है, या वल्कनाइजेशन, या कैसे? ये इस पर निर्भर करता है कि किस आवरण में है। स्वाभाविक रूप से अगर ये एयरशिप का आवरण है तो वहाँ यह उच्च आवृत्ति वेल्डिंग है। वास्तव में क्या इसे वल्कनाइजेशन की प्रक्रिया माना जा सकता है? अगर ये स्टार्टर स्टेट का आवरण है तो ये पूरी तरह से अलग है। सामान्य तौर पर चिपकाया भी जाता है और वेल्ड भी किया जाता है। मैंने नहीं सुना कि वल्कनाइजेशन किया जाता है, लेकिन तकनीकें सामान्य रूप से विकसित की गई हैं और आवरण बनाने से पहले
विधि के अनुसार पहले एक छोटा सा वेल्डेड या चिपकाया हुआ जोड़ बनाया जाता है। इसे झात उपकरण में रखा जाता है और सीलिंग की जांच की जाती है। यदि जोड़ सील है, कोई रिसाव नहीं है, तो आगे आवरण पूरी तरह से इकट्ठा किया जाता है। हवा से भरा जाता है और स्वीकार किया जाता है। मुख्य रूप से वेल्डिंग के कार्यों में शामिल हैं आवरण की वेल्डिंग, गर्मी और दबाव से वेल्डिंग, उच्च आवृत्ति से वेल्डिंग। उच्च आवृत्ति बेहतर है, जोड़ अधिक विश्वसनीय और टिकाऊ है, सीलिंग बेहतर है। जैसे गर्मी और दबाव से ये पुरानी विधि है, लेकिन यह काम करती है। चिपकाना और बेहतर होगा कि कुछ भी न चिपकाएं। लेकिन कुछ स्थान होते हैं जो कि वैसे वेल्डिंग के बाद भी, जैसे कि विशेष रूप से महत्वपूर्ण जोड़, जब वहाँ 3 या अधिक जोड़ एक बिंदु पर मिलते हैं, वहाँ हाँ कभी कभी चिपकाया जाता है, ऊपर विशेष पैच लगाया जाता है। सब कुछ तकनीक के अनुसार सीलिंग के लिए, इसलिए संयुक्त समाधान का भी स्थान होता है। वैसे कंपनी एरोनोवा की एक कार्य बैठक में इंजीनियरों ने फ्योडोर के साथ मिलकर सोचा कि किस तरीके से सबसे अच्छा होगा कि वे हवाई जहाज़ के ढांचे में गुब्बारे के खोल में रिसाव का पता लगाएं। विभिन्न प्रकार के उदाहरण थे, समाधान। ये सुनने में वास्तव में दिलचस्प होगा कि इस दिशा में आपसे कुछ विचार मिले। शायद हम कुछ नया सुने और हो सकता है कि यही समाधान कंपनी एरोनोवा में उपयोग के लिए अपनाया जाए। कंपनी एरोनोवा के उपयोग में हाँ, जैसा कि बोरिस अलेक्जेंड्रोविच कहते हैं, सूंघना हमारे लिए उपयुक्त नहीं होगा। वहाँ रिसाव खोजने वाले उपकरण हैं जिनकी रिसाव का पता लगाने की सीमा होती है। वे अल्ट्रासाउंड की मदद से या अन्य तरीकों से रिसाव का पता लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब हीलियम प्रवेश करता है तो उसकी ऊष्माधारिता मापी जाती है। उसके पास पूरी तरह से अलग विशेषताएं होती हैं, लेकिन एक छोटी सी क्षेत्र होती है। उदाहरण के लिए, उसी अल्ट्रासाउंड की मदद से क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है। विशेष स्क्रीन होते हैं। यह आवश्यक आकार के हवाई जहाज तक सूंघने जैसा होता है। हाँ, अल्ट्रासोनिक स्पीकर होता है कि धारा सीटी बजाती है, लेकिन हम इसे सुन नहीं सकते। उपकरण सुन सकते हैं और यह सिद्धांत रूप में पता लगा सकता है। फिलहाल अल्ट्रासाउंड के माध्यम से यह एक संभावित, सबसे संभावित वास्तविक विधियों में से एक है। लेकिन उदाहरण के लिए, एक हवाई जहाज जो 40 टन उठाएगा, मॉस्को में स्टेडियम, डायनामो स्टेडियम, इसे सामने देखें तो यह काफी चौड़ा है, लेकिन बगल देखें तो यह सार्कोटोनिका हवाई जहाज का ढांचा है। इस तरह से आप इस स्टेडियम के सामने खड़े होते हैं, देखते हैं और सोचते हैं कि इसे कैसे सूंघा जाए। कई अलग अलग विचार हैं, और उस पर सेंसर के साथ एक जाल डालना जो इस तरह से उसे ढक देगा। लेकिन यह जाल किस आकार का होना चाहिए? फिर से, ये कितना जटिल है। मैं सुझाव देता हूं कि इसे मेटल डिटेक्टर आर्क की तरह बनाया जाए, ताकि यह उसके माध्यम से उड़ सके या लंगर डाल सके या हैंगर में प्रवेश कर सके। हैंगर के प्रवेश द्वार पर आर्क लगाई जाती है और यह उसे स्कैन करती है। किसी भी स्थिति में अपने समाधान लिखें। शायद आपके पास कोई शानदार विचार हो जिसके बारे में हमने अभी तक नहीं सोचा है। ये बहुत अच्छा होगा। हम आपको कोई शानदार उपहार देंगे। अगला प्रश्न। शुभ संध्या। कृपया पहले चरण के वित्त पोषण में जाने पर हमारे नए निवेशकों की गतिशीलता कैसी है, थोड़ा विस्तार से बताएं। मुझे नहीं पता, हमारे पास कोई जानकारी है। पावेल कहते हैं, हम सभी रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। हम सभी वास्तव में रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। यह अत्यधिक शानदार है। परियोजना लोगों के लिए निश्चित रूप से सचमुच दिलचस्प है। कम से कम उन लोगों के साथ जिनसे मैं बात करता हूँ, इस दिशा में ज़बरदस्त रुचि देखता हूँ। इसीलिए मुझे कोई संदेह नहीं है। प्रश्न। क्या एरोफ्लोत जैसे अचानक शुरू हो सकता है, विकास प्रक्रिया शुरू कर सकती है और अपनी संसाधनों की ताकत से नए उभरते हुए प्रोजेक्ट एरोनोवा को पछाड़ और दबा सकती है? एरोफ्लोट के पास अपनी, कहना चाहूँगा, समस्याएं काफ़ी हैं, कार्य काफ़ी हैं, लेकिन एरोफ्लोट ऐसा लगता है कि इसमें शामिल नहीं है। यह एक परिवहन कंपनी है, यह डेवलपर्स नहीं है। हमारे पास अच्छे इंजीनियर हैं, दौड़ में शामिल होने दें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। यह ध्यान देने योग्य है कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कभी भी बाधा नहीं बनती। वास्तव में अगली पीढ़ी का अगला एयरशिप सच में असफल एयरलैंडर की किसी प्रतिकृति के रूप में प्रस्तावित है। ये सवाल है कि हमें किस पर विशेष जोर देना चाहिए और किस पर नहीं देना चाहिए। ये पहले से ही प्रस्तावित है, इसके बारे में बताएं। या एयरलैंडर काफ़ी सफल है, शायद हमारे पास भी कुछ ऐसा ही होगा। मुझे लगता है कि यहाँ बात हो रही है
फ़ोटो और वीडियो जो मॉडल्स ने दिमित्री सर्गेविच द्वारा बनाए, जहां हाइब्रिड विकल्प पूरी तरह से मानक रूप का है। यह हाइब्रिड है, यह वही हाइब्रिड विकल्प है जिसे दिमित्री सर्गेविच सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं और समर्थन कर रहे हैं उसका निर्माण। यह किसी के लिए रहस्य नहीं है कि हाँ, ऐसी आकृतियाँ हैं जो क्लासिक से भिन्न हैं, जो इसकी वायुक्तिकीय गुणवत्ता को बढ़ाती हैं, सामने के प्रतिरोध को कम करती हैं और कम मात्रा में अतिरिक्त वायुक्तिकीय बल की मदद से अधिक भार उठाने की अनुमति देती है। यह सब ज्ञात है। क्या आयरलैंडर की आकृति आदर्श है? बिल्कुल आदर्श नहीं। उन्होंने इसे क्यों चुना? लेकिन निश्चित रूप से उनके पास कुछ स्पष्टीकरण थे जो शायद खुद आवरण के निर्माण प्रक्रिया से जुड़े थे, क्योंकि आवरण नरम है और कोई भी आकार जिसे आप फुलाने की कोशिश करते हैं, उसकी आकृति चाहे वह चौकोर हो या त्रिकोणीय, गोलाकार या बेलनाकार बनने की कोशिश करेगी अगर वह कुछ लंबा है, और उनके लिए ऐसा करना आसान था। दिमित्री सर्गेविच की इच्छा है कि वे वास्तव में ऐसी महत्वपूर्ण चीजें बनाएं। सभी को यह समझ है कि संभवतः भविष्य में इनका महत्व और भी अधिक होगा, लेकिन ये ध्यान में रखना होगा कि ऐसा एरोडायनामिक ढांचा निश्चित रूप से एक कठोर एयरशिप होगा, क्योंकि चौकोर गेंद को फुलाने की कोशिश करना असंभव है। यह पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण है। लेकिन जिज्ञासु दिमाग और उत्साही और प्रतिभाशाली कलाकार फिर भी उम्मीद करते हैं। ऐसी एक नरम खोल बनाने की कोशिश करें, छोटी नोवा 01 प्रारूप की, ताकि वास्तविक गतिशील परीक्षण किए जा सकें, इसकी सभी विशेषताओं को मापा जा सके और बस सिद्धांत को मान्य किया जा सके, जैसे यह कि हाँ, गणनाओं के अनुसार हमारा गणितीय मॉडल व्यावहारिक रूप से परीक्षण किया गया है, भले ही कुछ अनुमानों के साथ, क्योंकि यह नरम है और इसका आकार पूरी तरह से सही नहीं है सामान्य रूप से। और आगे यह सोचना कि ऐसे बड़े कठोर उपकरण कैसे बनाए जाएं। दिमित्री सेर्गेयेविच इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सब, हाँ, मैं फिर से दोहराता हूँ, अच्छी तरह समझते हैं कि ऐसे कठोर उपकरणों में भविष्य है। नरम उपकरण बनाना इतने बड़े, गंभीर असंभव है। छोटे को आजमाया जा सकता है और शायद, हाँ, क्यों नहीं। मुझे लगता है एयरलैंडर से वास्तव में तुलना की गई, क्योंकि वास्तव में बहुगुब्बारा प्रणाली, हाँ, कुछ दृश्य समानता है। अच्छा, अगला सवाल, एयरोफ्लोट क्या बस थोड़ा और विस्तार से दूर से देखेगा? एयरोफ्लोत को हवाई जहाज़ों पर माल और यात्रियों का परिवहन करने में खुशी होगी। जो वे हमसे खरीदेंगे, है ना? एयरोफ्लोट क्या? ऑन पर्सनल कंपनी। मैंने एयरोफ्लोट का इतना गहराई से अध्ययन नहीं किया, लेकिन यह एक परिवहन कंपनी के रूप में बनाई गई थी, न कि डेवलपर और न ही निर्माता। अच्छा, ठीक है, थोड़ा अगला सवाल, क्या हमारे पास कोई बड़े गंभीर प्रतिस्पर्धी हैं? क्या रूस में कोई और अभी हवाई जहाज़ों पर काम कर रहा है? यहाँ सवाल विशेष रूप से रूस के बारे में नहीं है। नहीं, कोई प्रतिस्पर्धी नहीं है। सभी हवाई यात्री भाई हैं। किसी भी स्थिति में और इस उद्योग को शुरू करने के लिए हवा में हवाई जहाज़ों की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता है, और जितने अधिक होंगे, ज़रूरी नहीं कि हमारी कंपनी से, उतना ही हमारी कंपनी के लिए बेहतर होगा, ना कि बुरा। वित्तीय माहौल के संदर्भ में जब हम प्रतिस्पर्धा के दृष्टिकोण से देखते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि यदि एक देश में कई मजबूत और प्रभावशाली कंपनियां उभरती हैं, तो हाँ, यहाँ वित्तीय आकर्षण के दृष्टिकोण से हितों का टकराव हो सकता है। सरकार वहाँ किसी एक को चुन सकती है या किसी और तरीके से, लेकिन कुल मिलाकर जितना अधिक होगा उतना ही बेहतर होगा। चीनी लोग गंभीर हैं, वे शायद अब तक सबसे गंभीर हैं। अमेरिकी अब फिर से शुरू कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रेटोस्फीयर की दिशा में भी गंभीर हैं। वैसे चीनी लोगों ने स्ट्रेटोस्फीयर से भी बहुत अच्छे काम किए हैं, उनके एक प्रसिद्ध संस्थान ने, लेकिन वहाँ पूरी तरह से बंद कार्यक्रम है। चीन हाँ, अमेरिका हाँ, और रूस को भी चाहिए हाँ। और रूस में हम वास्तव में पहले हैं, हाल के समय में शायद एकमात्र हैं जो सक्रिय रूप से लगभग कम से कम इस दिशा में विकसित हो रहे हैं, जो मृत बिंदु से आगे बढ़े और आगे खींच रहे हैं।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मशीनें कहाँ स्थापित की गईं? क्या पहले से ही उत्पादन स्थल है? वह पहले से ही थी। हाँ, और वहाँ मशीनरी उपकरण भी थे, बस हमने पार्क का विस्तार किया। कहाँ, ये नहीं कह सकता, माफ़ करें ल्यूबेरत्सी। वहाँ खोजें। पहले परीक्षण किरजाची में योजना बनाई गई थी और अब नोवा 01 कहाँ लॉन्च होगा? हाँ, थोड़ा सा छू लिया। हम आएंगे और वहीं से सीधे बताएंगे। तो यहाँ एक सवाल है उस व्यक्ति से जो शायद कंपनी की गतिविधियों पर इतना सक्रिय रूप से नज़र नहीं रखता। पूछता है किरिलिन कहाँ है, जो भविष्य के उपकरणों का तकनीकी रूप निर्धारित करने वाला दृष्टा है, न कि स्ट्रेटोस्फियर। विश्वासियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना संक्षिप्त और सारगर्भित वाक्य में उत्तर देना कठिन है। यार, किरिलिन मर गया। किरिल की मृत्यु वास्तव में अत्यधिक दुखद रूप से हुई। काफ़ी लंबे समय पहले अपनी लंबी बीमारी के कारण, जिससे वह कई वर्षों से लड़ रहे थे, लेकिन सक्रिय चरण बिल्कुल हाल ही में शुरू हुआ। और दृष्टा के बारे में मैं कहना चाहता था कि भौतिकी के नियम, बल्कि पहले मैं कहना चाहता था ईश्वर के नियम, वास्तव में भौतिकी के नियम और बाजार की आवश्यकताएं मुख्य रूप से ये संस्थान जो हवाई यात्रा की लॉजिस्टिक्स और अर्थशास्त्र की समस्याओं से निपटते हैं, वे दूरी, माल के आकार, वजन, इन सभी पहलुओं को शांति से निर्धारित करते हैं। आगे भौतिकी के नियम, वायुक्तिकी के नियम ज्ञात हैं, आर्किमिडीज के भी। आप एक साधारण एयरशिप बनाते हैं जो उठाने और ले जाने में सक्षम हो। हम अपनी वास्तविकताओं में पहले से काम करता था। 100 साल पहले था, नए तकनीकी स्तर पर। नए सामग्रियों, कंप्यूटरों की मदद से यहाँ वास्तव में दृष्टा बनने के लिए कुछ खास नहीं है। खैर, इंजीनियरों की एक टीम है जो काम कर रही थी। हाँ, अगर गाड़ी 4 पहियों पर स्थिरता से चलती है तो दृष्टा पर 3 पहिए या 5 यह संभव है, लेकिन क्यों? ठीक है, अगला सवाल। यह भी अच्छा लगेगा। मेरा मतलब है कि यह कंपनी के नाम के बारे में है। एरोनोवा फ्लॉट भी अच्छा लगेगा। क्या यह संभव है? मुझे लगता है कि कंपनी का नाम पहले ही तय हो चुका है। कंपनी तय हो चुका है, लेकिन मुख्य कंपनी है। सहायक कंपनियां विभिन्न उपसर्गों के साथ होंगी। इसलिए यह संभव है कि परिवहन कंपनियों में से एक एरोनोवा फ्लॉट हो सकती है। संभव है यह कार्गा, इसलिए यह संभव है। अगला सवाल, डिरिजेबल नवा 01 की अनुमानित वहन क्षमता क्या है? तो सैद्धांतिक रूप से अभी तक एक ही संख्या निकल रही है। मैं बस हाँ अभी बताता हूँ, फिर लोग कहेंगे कि इसमें। खैर चलो, चीमर। मैं बता सकता हूँ कि वादिम जुबकेविच संख्या देते समय बहुत अधिक सावधानी बरतते हैं। और जब विशेष इंजनों की थ्रस्ट को विशेष प्रोपेलर्स के साथ गणना में लिया गया, तो यह एक विशेष सीमा में आ रही थी। जब हमने इन इंजनों को स्टैंड पर लगाया, थ्रस्ट का परीक्षण किया, तो यह अधिक निकला और संभवतः लोड कैपेसिटी अधिक होगी, लेकिन अभी भी वजन सारांश पर निर्भर करता है। सिद्धांत में 20 से 50 तक। 50 मैं पहले ही कह चुका हूँ, वादिम कहते हैं 20 तक। मैं कहता हूँ 20 से 50 तक, क्योंकि आप कुछ हिस्सा ढांचे पर ले जा सकते हैं, बस उड़ान कार्यक्रम को बदलकर, थोड़ा सा हमले के कोण को बदलकर गति खो दोगे, लेकिन वास्तव में वजन ले जा सकते हो। बस हाइब्रिडिटी का प्रतिशत बढ़ा दिया। देखते हैं क्या परिणाम निकलता है। मैं फिर से याद दिला दूं कि नवा 01 वर्तमान में अपने आकार के लिए अनुकूल नहीं है।
नवा 2 इंच एयरशिप की सटीक पुनरावृत्ति, आकृति, प्रोपेलर की स्थिति, प्रोपेलर का आकार और वायुगतिकीय प्रतिरोध पर उत्पन्न थ्रस्ट है। यह सब नवा 2 इंच की गतिशीलता की नकल करता है ताकि भविष्य के एयरशिप के नियंत्रण प्रणाली को प्रशिक्षित किया जा सके जिससे कम काम हो। जैसे ही हम नवा 01 से सभी गतिशील विशेषताएं इकट्ठा करेंगे, इस रूप में नवा 01 का उपयोग नहीं होगा, इसे फिर से डिजाइन होगा। हम इस शेल पर तो जरूर गोंडोला को बदल देंगे, बहुत कुछ बदलेंगे। तब यह वही भार उठाएगी जो वह व्यावसायिक रूप से उठा सकेगी और इसका अंतिम रूप वही होगा जैसा होना चाहिए, न कि ऐसा। यह नवा 2 एयरशिप की प्रतिकृति है। इस आकार का एयरशिप 130 क्यूब्स के साथ लगभग 50 किलोग्राम भार को आसानी से कई दिनों तक, एक दिन तक उठा सकता है। यह छोटे एयरशिप के लिए उत्कृष्ट संकेतक है। 130 क्यूब्स 50 किलोग्राम, और अगर यह 20 भी हो। अगर यह 20 है तो भी यह निगरानी विज्ञापन के लिए उपयोगी हो सकता है। यह सब इच्छा पर निर्भर करता है। चलिए इसे कहीं उपयोग में लाते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि एयरशिप केवल बड़ा होना चाहिए और आर्थिक रूप से व्यावहारिक होना चाहिए। कुछ लोग मानते हैं कि मैं छोटे का उपयोग कर सकता हूँ। उपयोग में लाओ। इंजीनियरिंग क्षमताओं और भौतिकी के नियमों से जो कुछ भी निकाला जा सकता है वह सब किया जाएगा। इसमें रुचि है। देखते हैं व्यवहार में इससे क्या निकलता है। बहुत बढ़िया। मैं वेस्टबरी से इंतज़ार कर रहा हूँ। तो क्या आप ओडीके के प्रतिनिधि से मिले? क्या उनके पास एयरशिप के लिए विमान इंजन है या नहीं? नहीं है। मैं समझाता हूँ। विमान इंजन सामान्यतः उन गति के लिए बनाए जाते हैं जिनसे हवाई उड़ान यंत्र स्वाभाविक रूप से चलते हैं, और एयरशिप की गति के साथ बहुत कम चीज़ें अब चलती हैं। सब कुछ बहुत तेज़ी से चलता है। जितना ज़्यादा वायु प्रवाह उतनी अलग इंजन की संरचना होती है। एयरशिप को कम गति की आवश्यकता होती है और इसलिए धीमी गति वाले प्रोपेलर बनाने होते हैं, धीमी गति वाला इंजन बनाना होता है। सभी तकनीकें मौजूद हैं, लेकिन इस तरह से कि हाँ, यह मेरे पास तैयार, ले लो, उपयोग करो, किसी के पास नहीं। वहाँ या तो कस्टमाइजेशन काफ़ी गंभीर होना चाहिए या फिर शून्य से विकास करना होगा। कुछ इलेक्ट्रिक मोटर उपयुक्त होते हैं, लेकिन विशेष रूप से हाइब्रिड सिस्टम को पूरा करना होता है। लेकिन हमारे पास किसी भी स्थिति में कुछ समाधान हैं जिन्हें हम अपने एयरशिप्स पर लागू करने की योजना बना रहे हैं। हमारे पास है। यहाँ संयुक्त इंजन निर्माण के बारे में सवाल था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मॉस्को या पीटर्सबर्ग स्टॉक एक्सचेंज में शेयर कब? यह सवाल बहुत पहले का लगता है, मुझे लगता है। यह आप पावेल फिलिपोव से पूछें, और मैं इस बात के पक्ष में हूँ कि जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा है, क्योंकि जब तक कंपनी विकसित हो रही है, गति जैसे कि नहीं, जब तक कंपनी अभी तक बहुत अधिक नहीं बढ़ी है, तो इसी बिंदु से बड़ा विकास होगा और फिर संभवतः विकास की गति। मुझे लगता है किसी भी स्थिति में कम से कम वह राशि इकट्ठा करनी चाहिए जो शुरू में आवश्यक है, ताकि यह पहले से ही वेबिनार का एक अलग विषय है। वेबिनार में पावेल फिलिपोव बुला। तो मैंने वीके में स्ट्रेटोस्फेरिक शेल्स की तस्वीरें देखी। इस दिशा में क्या उपलब्धियां हैं? उस अंतिम पोस्ट के बारे में है। वहाँ शेल 500 है। खैर, ये ऐसी तकनीकी शेल्स हैं, हाँ, मुख्य रूप से तेज और हल्के परीक्षणों के लिए। जल्द ही लॉन्च होंगे। शायद हम अर्काडिया को बुलाएंगे क्योंकि विकास की गति बदल गई है। बहुत सारी दिलचस्प बातें बताई जा सकती हैं। सफलताएं हैं, सब कुछ इंजीनियरिंग समाधानों से जुड़ा,
स्ट्रेटोस्फेरिक जोन बनाना। विशेष रूप से गणितीय मॉडलों का परिशोधन हुआ है। कुछ अवधारणाओं को प्रबंधनीयता के लिए भी थोड़ा सुधारा गया है। अगली लॉन्चिंग विशेष रूप से ऊंचाई बनाए रखने की इस अवधारणा की अधिक पहचान पर केंद्रित होगी। स्ट्रेटोस्फियर के बारे में चलिए इसे अलग से बाद में बात करते हैं। यहाँ पर तो सवालों की बौछार हो गई है। ध्रुवीय भंवर टूट गया है। आप स्ट्रेटोस्फेरिक लॉन्च कब करेंगे? हाँ, उन्हें हर दिन और कल भी लॉन्च किया जा सकता है। ध्रुवीय भंवर आवश्यक नहीं है, बल्कि हमारे स्ट्रेटोस्फेरिक जोन्स के परीक्षण के लिए अब स्ट्रेटोस्फियर में अधिक अनुकूल मौसम है, क्योंकि अब स्ट्रेटोस्फेरिक हवाएं पश्चिम से पूर्व की ओर बहुत कम गति से चल रही हैं, और हम इसका पूर्वानुमान कर सकते हैं। जब कोई बवंडर आया तो हम लॉन्च कर सकते थे और वह अन्य देशों के क्षेत्रों के ऊपर से गुजरता था, और उसने ऐसा किया कि लगभग 3.5 दिनों में वह वापस आ गया, और यहाँ हम लॉन्च कर सकते हैं। क्षेत्रीय सीमा के ऊपर लंबे समय तक उड़ता रहेगा। परीक्षण अलग कर सकते हैं। उपयोगी भार वापस ले सकते हैं बिना चिंता कि वह दूसरी ओर जाएगा। तो यह हमारे लिए एक प्लस है। अब बवंडर यह फिर से ध्रुवीय है, लेकिन उत्तरी नहीं बल्कि दक्षिणी है। अब यह दक्षिण से घूम रहा है। इस गर्मी में भूमध्य रेखीय बवंडर में समतापमंडलीय लॉन्च का विचार है। भूमध्य रेखीय अफ्रीकी दिशा से लॉन्च करना अच्छा होगा। दिलचस्प होगा ऐसे डेटा प्राप्त करना, विशेष रूप से भूमध्य रेखीय अक्षांश पर बिल्कुल अलग होते हैं। डेटा का अनुभव, हाँ, ऐसा प्राप्त करना अच्छा होगा। हाँ, इंफ्रारेड विकिरण के डेटा के बारे में यह बहुत दिलचस्प है। सर्दी, गर्मी, पानी, भूमि, विभिन्न ऊंचाइयां, बादल वाला, बिना बादल वाला। खैर, यहाँ अनुभव, लॉन्च करना और मॉडल को स्पष्ट करना। भूमध्य रेखीय है, एक पूरी तरह से पूर्ण विश्व यात्रा। भंवर ध्रुव से हट गया, यहाँ इन सबको सहन किया। यह वास्तव में एक गंभीर रिकॉर्ड होगा, मुझे लगता है। हाँ, हमारे लिए हाँ करेंगे। तो इसका मतलब है कि यह कहा जा सकता है कि स्ट्रेटोस्फेरिक जांच एक मंच के रूप में विभिन्न उपयोगी भारों के लिए विभिन्न ग्राहकों के लिए पहले से ही सब कुछ काम कर चुका है। यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि हमने 2000 क्यूबिक मीटर तक के सहायक खोलों के निर्माण की तकनीक में महारत हासिल कर ली है। अभी यह 500 क्यूबिक मीटर की छोटी है, लेकिन तकनीकी प्रक्रिया को इस स्तर तक लाया गया कि इसी पतली फिल्म से जब पहली खोलों के कारखाना परीक्षण हुए, जिन्हें हमने प्रसारण में नहीं दिखाया, यानी हमारी खोल लगभग शून्य दबाव के साथ थी, कुछ कारणों से सीमाएं खुल जाती थीं। दुखद था। अब इसी फिल्म से उसी उपकरण पर बस मोड का चयन, तकनीकी प्रक्रिया, जिम्मेदारी, तैयारी आदि को इस स्तर तक लाया गया है कि एक छोटी खोल बनाई गई है जो 2 किलोपास्कल का दबाव सहन कर सकती है, यानी वहाँ शून्य दबाव था और यहाँ खोल ने 2 किलोपास्कल का दबाव सहन किया। यह बहुत अधिक है। हमने इन खोलों के निर्माण की तकनीकी प्रक्रिया को समझ लिया है। हमने उच्च दबाव वाले खोलों, बैलास्ट और बहुत सारे छोटे छोटे तत्वों के निर्माण की तकनीकी प्रक्रिया को समझ लिया है, जिनसे सब कुछ बना है, लॉन्च की तैयारी तक और स्वयं लॉन्च। हम इस दिशा में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं ताकि हम आत्मविश्वास के साथ ग्राहक के पास जा सकें और वह हमें देखकर कहे, ये लोग इसे निश्चित रूप से शानदार तरीके से करेंगे। ठीक है। अगला सवाल, आप कौन सा हवाई अड्डा खरीदेंगे? छोटा है। कौन सा है? यह
यहाँ शायद न्यूनतम आवश्यकताओं के बारे में जो हमारे लिए नागरिक विमानन हम खोज रहे हैं, अगर कोई है, ताकि दस्तावेज सही हो। वास्तव में मुख्य रूप से हमें केवल इसका आकार चिंता करता है, ताकि यह अधिकतम रूप से समतल हो और नदियाँ, पहाड़ियाँ और अन्य चीजें न हो, क्योंकि मुख्य रूप से हवाई अड्डा या तो विमान के लिए बनाया जाता है या हेलीकॉप्टर के लिए। यह एक संकीर्ण समतल पट्टी है। एक तरफ से प्रवेश 360 डिग्री दृष्टिकोण होना चाहिए। उड़ान क्षेत्र बड़ा होना चाहिए। एयरशिप के लिए बड़े एयरशिप बनाने और परीक्षण की योजना है। आवश्यकताएं भूआकृतिक हैं। ठीक है। नए नवा 35 इंच के लिए हैंगर का आकार क्या होगा और इसकी संरचना कैसी होगी, यानी यह फुलाने योग्य होगा या स्थायी? नया नवा 35 इंच वास्तव में निश्चित रूप से सचमुच स्थायी होगा। इसका आकार लगभग 160 मीटर लंबाई में होगा, चौड़ाई में शायद 50 मीटर तक और ऊंचाई में भी शायद। यह एक स्थायी निर्माण होगा। प्राकृतिक संरचना होगी। 99% संभावना है कि यह धातु का ढांचा होगा। 80% संभावना है कि यह ऊर्ध्वाधर दीवारें और मजबूत दोहरी ढलान वाली छत होगी, कुछ इस तरह। जैविक। यह तब है जब बात नवा 35 इंच का जिक्र है। हमने इस गंभीर निर्माण का डिजाइनिंग शुरू नहीं किया है। हम केवल अवधारणा चरण में हैं। एक नवा 35 इंच या दो नवा 35 इंच बन रहे हैं। नहीं, जरूर दो नवा 35 इंच बन रहे हैं, लेकिन लंबाई में यह ऐसा हो सकता है कि अगली नवा पहले से ही एक में फिट हो जाए। संभवतः ऐसा ही होगा। ±10 संरचना ऐसी है, निर्माण स्थायी है। इसे प्नेवमोकारकास नए बनाना नहीं चाहते। यह आखिरकार एक असेंबली वर्कशॉप है, न कि एक शॉपिंग सेंटर। और एयरशिप कठोर है। उपकरणों को स्थानांतरित करना होता है। यहाँ ठोस चीजों की जरूरत होती है और सहायक छत। और इस प्रश्न को जारी रखते हुए, खरीदे गए हवाई अड्डे पर क्या 200 टन से अधिक के उपकरणों के लिए बड़े हैंगर के लिए जगह पर्याप्त होगी? लेकिन यह तो ऐसा ही है। हम ऐसे ही विचार कर रहे हैं। आगे के विकास की संभावना के साथ, ताकि एक 200 टन का फिट हो सके। तो नवा 35 पर कौन सी पावर यूनिट या यूनिक्स होंगी? उनके पैरामीटर क्या होंगे, अगर ऐसी जानकारी है? नहीं, जानकारी जुबकेविच वादिम को बुलाना होगा। फिलहाल हम नवा 35 केवल पावर फ्रेम को सक्रिय रूप से बना रहे हैं। वहाँ कई अलग अलग हाइब्रिड पावर यूनिट्स होंगी। संभवतः वही होगा जो नवा 8 इंच पर है। वहाँ शायद होंगे। खैर, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। एक मार्चिंग प्रोपेलर पर लगभग 300 किलोवाट से प्रोपेलर शरीर पर। बहुत है। अच्छा, अगला सवाल। अभी दुनिया में अचानक से फिर से एयरशिप निर्माण की थीम पर लौट आए हैं। आप इस पर नज़र रख रही हैं। पूछते हैं, क्या आप इस दिशा में विकसित हो रहे अन्य परियोजनाओं के विकास पर नज़र रख रहे हैं? रूस ऐसे नहीं है। हम थोड़ा धड़कन भी सेट कर रही हैं। हम नज़र रख रही हैं। बहुत अच्छा। क्या विदेश में कुछ कंपनियां या परियोजनाएं परिचित हैं? अमेरिका हमारे एयरशिप विशेषज्ञों के परिचित, यूरोप परिचित, चीन परिचित। एयरशिप विशेषज्ञ एक दूसरे जानते, हमारे लोग पूरी दुनिया जानते। तो हम परिचित हैं। क्या हम उनके साथ संपर्क में हैं? हाँ, सक्रिय बातचीत होती है। कुछ के साथ संपर्क में हैं। और अगर हवाई अड्डे इस्तेमाल किए गए खदानों का उपयोग किया जाए? अवांछनीय। जब विमान खदान के ऊपर से उड़ते हैं तो वे भी नीचे गिर जाते हैं। एयरशिप ऐसे मौसम के प्रति अधिक संवेदनशील होता है।
इसलिए निश्चित रूप से अवांछनीय। इसके अलावा ऐसे स्थानों में आमतौर पर कुछ खदानों में विकिरणीय गतिविधि बढ़ी हुई होती है। क्या निकाला जा रहा है? यह मुख्य रूप से असुविधाजनक है। ठीक है, पावर प्लांट के बारे में बताएं सब कुछ। एयरशिप कैसे हैं? इस विशेष एयरशिप की बात हो रही है। शायद यह हाइब्रिड के बारे में है। हम बताएंगे। उम्मीद है जल्द ही। ठीक है, क्या नवाब 01 नेस्टरोव लूप कर सकता है? मुझे यह सवाल पूछा गया था तुम्हारी अनुपस्थिति में वेबिनार पर। मैंने विचार किया लेकिन नहीं जानता। तुम क्या कहोगे? क्या यह किया जा सकता है? नवा 01 नवा 2 की कॉपी के रूप में बना रहे हैं। नहीं कर सकता, कर सकता है। इसे फिर बनाएंगे, कोशिश करेंगे। ऐसी कोई चुनौती होगी तो हम कोशिश करेंगे। नहीं, लेकिन जब हम इसे वास्तव में विशेष रूप से अनुकूल रूप में फिर से बनाएंगे तो यह संभवतः सफल हो सकता है। इसे आजमाने की इच्छा कई लोगों में है। आप आकाश में जाने के लिए अनुमति कैसे प्राप्त करने की योजना बना रहे हैं? निकट भविष्य में अनुमति पहले से ही सहमति में है। तो इस दिशा में कोई बड़ी समस्या नहीं है। हाँ, इसके अलावा हमारा पहला एयरशिप फिर भी बिना पायलट का है और वह सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि ड्रोन के मालिक इस प्रक्रिया को पहले से ही जानते हैं। इंटरनेट पर 2 क्लिक में बिना पायलट के उड़ान की अनुमति मिलती है। लाइसेंस की जरूरत होती है, लेकिन इस दिशा में मदद मिल रही है। इसके अलावा कुछ कानून पहले से ही मौजूद हैं। हाल ही में मॉस्को के ऊपर भी एयरशिप थे। हाँ, हाल ही में। हमारे लिए यह बहुत पहले की बात है, उनके लिए हाल ही में। तो ध्रुवीय समतापमंडलीय संचार मौसमी है। आखिरकार ध्रुवीय भंवर टूट गया है। वहाँ कुछ मॉडल हैं जिससे संचार स्थापित किया जा सकता है। जब ध्रुवीय भंवर होता है, यह संचार बनाए रखने का एक मॉडल है। जब भंवर नहीं होता तो वहाँ उपकरण लगभग स्थिर रह सकते हैं। यह दूसरा मॉडल है, लेकिन इसे दोनों तरह से सुनिश्चित किया जा सकता है। सवाल समूह के आकार का है। दिलचस्प है। अगर रूबल डॉलर के मुकाबले 40 रूबल पर स्थिर हो जाता है तो मुझे समझ में आता है क्या परियोजना के लिए $100 मिलियन से अधिक राशि बढ़ानी होगी। यह एक उत्तेजक सवाल है। यह उत्तेजक नहीं बल्कि आर्थिक राजनीतिक है। रूबल 40 पर स्थिर हो तो देश में कीमतें कैसी होंगी? धातु और सॉसेज की कीमतें स्थिर रहेंगी या नहीं? सवाल खुला है। हाँ, तो अधिकतम गति एयरशिप की। एयरशिप कितनी? 80 किमी घंटा। बड़ा एयरशिप तेजी से उड़ सकता है। उसके पास उपयोगी संकेतक बढ़ जाते हैं। क्या अधिकतम गति के बारे में कोई दस्तावेजी तथ्य हैं? खैर, 100 तक सभी उड़ते थे। या सच में उड़ते थे? एयरशिप 150 तक भी जा सकते हैं। जितना बड़ा एयरशिप उतनी तेजी से उड़ता है, लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे। छोटा है थोड़ा धीमा, बड़ा है थोड़ा तेज। लेकिन अगर तेज एयरशिप का लक्ष्य है तो एयरशिप को अधिक एरोडायनामिक बनाएं। हाइब्रिड सही है, और यह कुछ ऊंचाइयों पर उठता है जहां हवा अधिक विरल होती है। वहां यह तेजी से उड़ सकता है। सवाल यह कि ऐसा लक्ष्य होना चाहिए। समाधान किया जाता है, उन्हें 300 तक बढ़ाया जा सकता है। स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप बाईं और हमारा स्ट्रेटोस्फेरिक जोन किसके सापेक्ष चलना है? हमारा स्ट्रेटोस्फेरिक जोन जो गोलाकार प्रवाह में था, वह तेजी से उड़ रहा था।
एकदम वहाँ कुछ 107 और 300 तक स्ट्रेटोस्फेरिक प्रवाह बढ़ता है। यह एक उड़ता हुआ स्वतंत्र गुब्बारा है जैसे वह उड़ता है। पृथ्वी के सापेक्ष हम बहुत तेजी से उड़ रहे हैं। हाँ, और हमारी ग्रह पर काफी तेज प्रवाह हैं। वे वास्तव में इतनी ऊंचाई पर नहीं होते हैं और वे पूर्वानुमानित हैं। पानी की गल्फ स्ट्रीम की तरह हमारी ग्रह पर ऐसे प्रवाह होते हैं। वहाँ एयरशिप्स भेजकर प्रवाह की गति का उपयोग कर सकते हैं और गति बढ़ा सकते हैं। हवा तुम धीरे उड़ोगे, लेकिन पृथ्वी तुम तेजी से जाओगे। इसके अलावा ऐसा लगता है कि मैंने यह जानकारी आपसे ही सीखी है कि इन हवाओं भंवरों की भी परतें हैं, और अगर हम समताप मंडल जांच को अवसर देते हैं तो इन हवाओं के बीच घूम सकते हैं। इस प्रकार हाँ, यह स्थानांतरण की विधि है, खासकर स्ट्रेटोस्फेरिक क्षेत्र को बनाए रखने की। एयरशिप की अधिकतम गति यह हवा के सापेक्ष है, क्लासिक रूप में 100 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस माइनस रूप के आधार पर। लेकिन पृथ्वी से निर्भर करता है हवा की गति क्या है और किस ऊंचाई पर है। कार्य है तो इसे तेजी से करना है और किया जा सकता है। ठीक है, अगला सवाल, आप एयरशिप पर इलेक्ट्रिक मोटर्स को बिजली के झटके से कैसे बचाएंगे? जैसे अन्य सभी विमानन साधनों की सुरक्षा, हेलीकॉप्टर कुछ नया आविष्कार नहीं। सभी बिजली के झटके से बचाव के उपकरण मौजूद हैं। ज्ञात तरीके। हाँ, भले ही उनके पास इलेक्ट्रिक मोटर्स न हो, पर्याप्त तकनीक है जो बिजली के झटके को सह सकती है और सुरक्षा के साधन इसे टालते हैं। मोटर्स नाजुक होते हैं, मुझे समस्या नहीं दिखती। तो अगर दो एयरशिप हवा में गलती से टकरा जाते हैं तो इसका क्या परिणाम हो सकता है? जैसे दो गुब्बारे। मैं इसे कल्पना कर सकता हूँ। इसे मॉडल करना होगा। स्वाभाविक रूप से इसका क्या परिणाम हो सकता है, लेकिन यह कुछ समुद्र में दो जहाजों के टकराने जैसा होगा। अगर सीधे एक दूसरे के साथ लंबवत टकराएंगे, कुछ न कुछ तो जरूर टूटेगा, और अगर यह किसी स्पर्श रेखा कोण पर है तो वे मिलेंगे। धीरे धीरे अलग हो गए। यह निर्भर करता है कि वे कितने कठोर या नरम हैं। संभव है संरचना के कुछ तत्व कुल मिलाकर प्रभावित होंगे। यह पूरी तरह से संभव है कि वे तत्व भी प्रभावित होंगे जो भी प्रभावित होने चाहिए। यह नियंत्रित विकृति है। क्यों ऐसी कार नहीं बनाते जो दीवार से टकराए? टक्कर की ऊर्जा को कम करना जरूरी है ताकि वाहन के कुछ महत्वपूर्ण तत्वों को सुरक्षित रखा जा सके। मनुष्य। हाँ, एयरशिप पर भी ऐसी ही तर्क शक्ति लागू होगी ताकि संरचना सुरक्षित हो। संरचनाएं प्रभावित होंगी, ऊर्जा ले लेंगी। सब कुछ ठीक रहेगा। एयरशिप में ऑटोमोबाइल इंजन के उपयोग पर विचार नहीं कर रहे? रॉजर मंक ने पॉर्श इंजन के साथ उड़ान भरी। हाँ, हम इस पर विचार कर रहे हैं। यह एक पूरी तरह से जीवंत कहानी है। इसे किया जा सकता है और हम शायद छोटे ड्रोन बनाएंगे। ऑटो रूपांतरण। संक्षेप में, ऑटोमोबाइल इंजनों के बारे में सुबरू, टोयोटा और पोर्श के इंजन पर भी विचार हो रहा है। और पहले से ही कुछ शौकीन लोग हैं जो उन्हीं ऑटो जायरो पर ऑटोमोबाइल इंजन लगाते हैं, उन्हें अनुकूलित करते हैं। यह ड्रोन के साथ एक पूरी तरह से जीवंत रणनीति है। पायलट वाले में बिल्कुल नहीं। जहां लोग बैठते हैं वहां अलग नियम होते हैं। इंजन को विमानन प्रमाणित विश्वसनीय होना चाहिए, लेकिन बिना पायलट की विमानन के साथ अब बहुत अनुकूल परिवर्तन हो रहे हैं कानूनी नियमों में, इसलिए सब कुछ होगा। बहुत अच्छा, मेरे सवाल खत्म हो गए हैं। अगर कुछ नया नहीं लिखा गया है हम समाप्त कर सकते हैं।
मैं एक छोटा सा अपवाद करूंगा। पिछले वेबिनार में मैंने वादा किया था कि मैं एक हुडी दूंगा। हमारी कंपनी सोलर ग्रुप का मर्च। मैंने इस व्यक्ति को चुना है, वह जिसने मेरा पिछला वेबिनार किया और सबसे अधिक सवाल पूछे। यह हमारे पास गलेब इटालियानस की थे। मैं व्यक्तिगत संदेशों लिखूंगा, मर्च भेजूंगा। दोस्तों, आपसे आग्रह करते हैं कि सक्रियता दिखाएं, टिप्पणियां लिखें, लाइक करें, हमारी पोस्ट वीडियो रिकॉर्डिंग्स शेयर करें। परियोजना के विकास में मदद करता है। आप इसके बारे में जानते हैं, संकोच न करें, सक्रियता दिखाएं, टिप्पणियां लिखें। हम गतिविधियां आयोजित करेंगे ताकि आपके उत्साह को बनाए रखा जा सके। हमारी बैठकों में इंटरैक्टिविटी लाएं और परियोजना को पूरा करेंगे। आपकी मदद से यह सभी सवालों का जवाब देगा। अगर हमारे पास कुछ मिनट और हैं तो हम जल्दी से देख सकते हैं। मैंने जवाब दिया था, वास्तव में मुझे लिखा गया था। हाँ, शायद किसी और को भी इन सवालों के जवाब पाने में दिलचस्पी हो सकती है, नहीं? दोस्तों, आज हमारे वेबिनार में शामिल होने के लिए सभी का धन्यवाद और उन लोगों का भी जो इसे रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हमारी अगली बैठकों में शामिल हों। सभी का धन्यवाद। सबका भला हो। अलविदा।